तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सूर्य कहते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले पॉल हेमन से। तो पॉल हेमन ने ब्रॉन ब्रेकर को नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर ही बोल दिया, आप ऐसा मान सकते हो। अभी ब्रेकर एंड सेथ का मैच हमें देखने को मिलने वाला बैकलेस टैंपा से। एंड इसके ऊपर हेमन कमेंट करते हैं ESPN गेटअप पे। एंड ESPN गेटअप पे क्या बोलते हैं मैं आपको बता दूं। कहते हैं यू कैन सी ब्रॉन ब्रेकर बी द मोस्ट फिजिकल एथलीट इनसाइड द रिंग एंड WWE सिंस द रिटायरमेंट ऑफ ब्रॉक लेसनर। कहते हैं कि ब्रेकर एंड सेथ के मैच से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए फैंस को। तो कहते हैं कि आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ब्रॉन ब्रेकर लेसनर के रिटायरमेंट के बाद वो एथलीट बन के आएगा जो कि सबसे ज़्यादा फिजिकली कैपेबल है रिंग में भी एंड ओवरऑल WWE में भी। तो इनका कहना है कि एक तरीके से लेसनर के बाद सबसे फिजिकली कैपेबल एथलीट अगर कोई है तो वो है ब्रॉन ब्रेकर। अभी रिसेंटली भाई डिमांड हुई है कि ब्रेकर का नाम बदल के स्टाइनर रख दिया जाए, यानी ब्रॉन स्टाइनर कर दिया जाए फैमिली लेगेसी के कारण। तो ऐसे में भाई WWE वाले करेंगे नहीं करेंगे वो तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल ब्रेकर कहते हैं कि ब्रेकर नहीं कहते हैं, हेमन कहते हैं कि ब्रेकर की ये जो आइडेंटिटी है अब आने वाले टाइम में नेक्स्ट लेसनर टाइप की बनेगी। ऐसा आप कुछ मान सकते हो। क्या आप मानते हो कि ब्रेकर नेक्स्ट लेसनर बन सकते हैं? क्योंकि काफ़ी लोग ओबा फैमी को भी कह रहे थे कि ओबा फैमी नेक्स्ट लेसनर है। ये वो नेक्स्ट लेसनर का से कोई नहीं बन सकता, ना ही नेक्स्ट रोमन रेंस, ना ही नेक्स्ट जॉन सीना। ये जो प्लेस है वो सॉलिडिफाइड है इन लोगों का। लेकिन फिर भी एक कहते ना कि क्लोज आगे भाई ये लेसनर के सबसे क्लोजेस्ट हैं, रोमन के सबसे क्लोजेस्ट है। कैसे भी कोडी है कि इस न्यू एरा में जॉन सीना से सबसे आगे ज़्यादा कोई क्लोज है जॉन सीना के कैरेक्टर से तो वो कोडी रोड्स ही हैं। तो ऐसे में भाई हो सकता है कि ऐसा ही कुछ ब्रेकर ओबा फैमी का हो। क्या आप लोग मानते हो इस बात में? हाँ या फिर ना मुझे लिख के बताना। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई WWE की स्ट्रैटेजी की। WWE वाले भाई अभी पे कट्स कर रहे हैं। बहुत से सुपरस्टार्स को बोला गया कि भाई आपकी पेमेंट कट होगी, लाइक टॉप मिड कार्डर्स को, इवन उससे भी ऊपर रोमन सेथ टाइप के सुपरस्टार्स को छोड़ के बहुतों को बोला गया। लेकिन WWE वाले इसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं भाई? बहुत ही लंबी रिपोर्ट है, लेकिन अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो कहा जा रहा है कि WWE जस्टिफिकेशन फॉर आस्किंग रेसलर्स टू एक्सेप्ट पे कट्स इज दैट टैलेंट्स आर नाउ वर्किंग लेस देन दे वेयर इन द पास्ट। तो अभी WWE वाले जो टैलेंट को अप्रोच कर रहे हैं कि भाई आपको पैसे हम लोग कम देंगे, रहना है तो रहो नहीं तो जाओ निकलो। तो ऐसे में WWE वाले रीजन क्या दे रहे हैं, क्यों पैसे कम देंगे भाई? अचानक आगे बोल रहे हैं कि पैसे कम दे रहे, क्यों पैसे कम दोगे भाई? अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट $1 मिलियन का तो 5 लाख क्यों दोगे? रीजन क्या दे रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि भाई अब आप लोग काम उतना करते ही नहीं हो, लाइक एंड सही बात है टू बी ऑनेस्ट। वैसे तो हाउस शोज भाई बहुत कम हो गए, लाइक बिल्कुल खत्म ही हो गए लाइक पहले कंपैरिजन में। तो सुपरस्टार सब पर ईयर बहुत कम रेसल करते हैं, लाइक बिल्कुल ना के बराबर भाई, बहुत ही कम। तो ऐसे में उतना फालतू पे करके फायदा है नहीं। WWE के भी बात में लॉजिक है, लेकिन अगेन अगर आप कहते हो भाई कि हम $1 बिलियन कंपनी है, हम इस इवेंट से इतना कमा रहे हैं, उससे इतना कमा रहे हैं, इतना आप ग्लोट करते हो भाई, तो टैलेंट्स को आप पैसों के लिए क्यों परेशान कर रहे हो भाई? इतना तो डिजर्व करते हैं वो। एंड अगर आपको दिक्कत है तो भाई ये फालतू के टैलेंट साइन मत करो ना यार। लाइक अभी मैंने देखा कि NJPW से ईवल को इन्होंने साइन कर लिया। तुम बोलोगे अरे भाई ऐसा ऐसा लेजेंड है, होगा भाई, सब है सही है, लेकिन बात है कि हमने ऐसे पास्ट में देख रखा भाई, ऐसे कितने सारे सुपरस्टार्स आए गए, नहीं टिकते हैं। WWE सबके लिए नहीं है भाई। अब देखा मैंने NXT में कि पता नहीं भाई ये किसको इन्होंने साइन किया भाई। आई एम सॉरी टू से भाई, मैं कभी भी इस चीज़ में मानता नहीं बॉडी शेमिंग एंड इस चीज़ में, लेकिन फिर भी एक यार रिस्पेक्टफुल एटलीस्ट हल्का सा तो फिजिक होना चाहिए ना भाई रेसलर का। कभी भी बॉडी शेमिंग एंड इन चीज़ों में रेसियल स्टफ में मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन फिर भी यार रेसलर को हम लोग अपने से अलग देखते हैं तब तो उसको मानते हैं। लेसनर को क्यों इतना सपोर्ट किया लोगों ने कि भाई ये तो कुछ अलग ही है, रोमन कुछ अलग ही है। हर कैरेक्टर में कुछ अलग होना चाहिए। अभी मैंने देखा NXT में भाई एक टैलेंट आया, कुछ विल क्रूस नाम था, पता नहीं क्या नाम था, नाम बदल दिया उसका। टैलेंट नहीं लग रहा भाई वो, भले हो सकता है एथलेटिको का बंदा, हो सकता है कुछ बहुत जिम्नास्टिक करता होगा, पता नहीं क्या, लेकिन ही इज़ सो आउट ऑफ शेप भाई। मैं नहीं बोलता जा रहा इन चीज़ों के बारे में। तुम देखोगे भाई बहुत से लोग इस चीज़ पे कमेंट करते हैं कि मिजट है, ऐसा है वैसा है। इन चीज़ों पे मैंने कभी नहीं कमेंट किया 6-7 साल में। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है भाई कि तुम किसी को भी उठा के कहीं पे भी बिठा दोगे। अब गाँव देहात से उठा के लाओगे मुखिया को, बोलोगे ये अपना नेक्स्ट फेस है, ऐसे थोड़ी होता भाई। ऊपर से पता नहीं लेस्बियन है, बायसेक्सुअल है, क्या है, खैर उससे अपने को कोई मतलब है नहीं। लेकिन जॉन सीना भी ओवर हाइप कर रहे हैं फालतू फोगट की। तो जब कंपनी ऐसे टैलेंट्स पे फोकस करती है, इनको साइन करती है और कोफी जैसे टैलेंट को बोलती है कि पैसे कम लो, तो यार सही नहीं लगता। दोनों चीज़ें साथ में मैच नहीं करती फिर। खैर आप लोग बताना आपके थॉट्स क्या। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड कोडी रोड्स ने एक बहुत ही सही बात बोली है। कोडी रोड्स ऐसा मानते हैं कि WWE वाले एक मेजर मिस्टेक जो है कर रहे हैं। कोडी रोड्स थिंक्स फैंस माइट स्टॉप केयरिंग बिकॉज ऑफ एन ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन। ब्रीफ में आपको बताऊं तो कोडी कहते हैं व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट अपने खुद के पॉडकास्ट में कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हम लोग ये चीज़ें क्यों शेयर कर रहे हैं कि इतने टिकट्स बिक रहे हैं, इतने लोग अटेंडेंस में हैं, टिकट्स नहीं बिक रहे, प्राइस ये वो फैंस के साथ में क्यों शेयर करना। कोडी का कहना है कि फैंस को ये पता होना चाहिए भाई कि हाँ ये टैलेंट ऐसा है, वो टैलेंट ऐसा है, मुझे इसको सपोर्ट करना चाहिए, मुझे इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बस
स्टोरी क्या पता होना चाहिए भाई फैंस को। ये नहीं कि कितने लोग बैठने आ रहे हैं, कितने नहीं बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं तो क्यों नहीं बैठ रहे हैं, प्राइसेस हाई है लो है, इससे फैंस को मतलब नहीं होना चाहिए। एंड हम लोग खुद क्यों बता रहे हैं, ये चीज़ कोडी के लिए सेंस नहीं बनाती है। एंड कोडी का मानना है कि अगर आप ये चीज़ ऐसे बताते जाओगे, लाइक बिजनेस में ही इंक्लूड कर लोगे फैंस को, तो फिर उनका वो इंटरेस्ट नॉर्मल नहीं रहेगा एंड वो चीज़ नेगेटिव वे में जाएगी। एंड आई थिंक कोडी रोड सही बोल रहे हैं। कोडी सिर्फ WWE के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कर तो WWE रही है, तो ऑब्वियसली WWE को ही बोल रहे हैं। एंड मैं अग्री करूंगा इस चीज़ से। WWE अनरियल भाई ठीक है, लाइक बिहाइंड द सीन्स वगैरह के लिए, लेकिन ये एक ऐसा शो होना चाहिए ना जो कि बहुत लिमिटेड ऑडियंस के लिए अवेलेबल होना चाहिए। लाइक जो कोर ऑडियंस है, जिसको पता है भाई कि WWE कितनी हद तक स्क्रिप्टेड है। आप कैजुअल्स को सीधा जाके बोलोगे कि भाई ये जो हम कर रहे हैं स्क्रिप्टेड है, तो ये नहीं देखेंगे कि आप कितने एफर्ट्स दे रहे हो, क्या है आप में भाई टेक्निक, क्या है आप में टैलेंट। वो सीधा देखेंगे कि फिक्स है भाई, मैच फिक्स है, खत्म भाई, नहीं देखना हमें। तो ये माइंडसेट होता है लोगों का, इसलिए WWE की इज्जत मेन स्ट्रीम का भी ज़्यादा बन नहीं पाती। लोग बोलते हैं कि भाई ये तो फेक है, हमको पता है भाई कि उसमें जो रिस्क है वो रियल है, लेकिन फिर भी लोग नहीं देखते उतना। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जेका फाटू को लेकर। जेका फाटू कमेंट करते हैं भाई अपने होने वाले बैकलेस मैच के ऊपर, रोमन के साथ इनका मैच होने वाला है। एंड कहते हैं जेका फाटू ESPN पे, दिस इज मोर देन एवरीथिंग, आई प्रेड एंड आई क्राइड फॉर डेज लाइक दिस, आई एम नॉट ओनली एट बैकलेस फ्रेश आउट ऑफ रेसलमेनिया, आई एम गोइंग टू टू हेड टू हेड बैंगिंग विद द बेस्ट। कहते हैं वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल रेसलिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, एंड इट्स रोमन रेंस, एंड आई वुड नॉट हैव इट नो अदर वे दिस सैटरडे एट बैकलेस। कहते हैं जेका फाटू के उन्होंने इस चीज़ के लिए प्रे किया, इस चीज़ के लिए उन्होंने रोया गाया है भाई इस ऐसे दिनों के लिए। एंड सही बात है भाई, जेका फाटू के स्ट्रगल्स काफ़ी रहे हैं, ये नहीं बोलूँगा कि शरीफ थे भाई, जेल वगैरह में कॉट थे, लेकिन देखा है इन्होंने उन सारी चीज़ों को भी देखा है। तो कहते हैं कि मेरे लिए बहुत ही मैसिव चीज़ है कि मैं टू टू हेड जाने वाला हूँ बेस्ट के साथ में। प्रोफेशनल रेसलिंग का है नहीं, बल्कि कह रहे हैं भाई कि ओवरऑल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रोमन रेंस है, उसके अगेंस्ट में जाऊँगा, तो मेरे लिए बहुत ही मैसिव मोमेंट है। तो रोमन को काफ़ी ओवर हाइप कर दिया यहाँ पे जेका फाटू ने। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि शायद आपकी फेवरेट स्टोरी है भाई। रोमन रेंस सेथ रॉलिंस के मैच को देखने के लिए इतने लोग एक्साइटेड रहते हैं, कितनी बार भी कर लो भाई, कितनी बार भी। WWE ने भाई इन लोगों का फेस ऑफ दिखा दिया। एंड मानना है कि WWE वाले सेटअप करना चालू कर चुके हैं, फिगर आउट किया जा रहा है इंटरनली कि हाँ भाई अब सेथ रोमन को कैसे डाला जाए, क्योंकि रोमन के इस रेन में डेफिनेटली सेथ के साथ मैच होगा। सेथ मुझे नहीं लगता है कि जीतेंगे, लेकिन WWE वाले कब करेंगे ये इनको सोचना है, क्योंकि समरस्लैम के लिए बहुत से ऑप्शन है, ब्रेकर, ओबा फेमी, सेथ रॉलिंस, कोई ब्लड लाइन का मेंबर हो सकता है, मल्टीपल ऑप्शन है WWE के पास। ऐसे में WWE को एक नाम पिक करना होगा एंड उसके तरफ ही बिल्ड करना होगा। मुझे लगता है कि समरस्लैम के लिए परफेक्ट है सेथ रॉलिंस। मैं इसलिए चाहता हूँ सेथ को वहाँ पे, बिकॉज समरस्लैम भाई 2 नाइट इवेंट है एंड वो मेनिया से सबसे क्लोजेस्ट इवेंट है अपना, तो मुझे लगता है सेथ वहाँ पे होने चाहिए। ओबा फैमी इसलिए नहीं होने चाहिए बिकॉज ओबा का होने से कोई मतलब है नहीं वहाँ पे। ओबा को ला के हरा दोगे तो कुछ अचीव नहीं होगा, एंड ओबा से रोमन को हरा दोगे तो ये फालतू झूठ मूठ की चीज़ है, मतलब तो ऐसी बात होगी भाई कि आप बस ओवर पुश कर रहे हो किसी को, इतना भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आई थिंक सेथ इज द परफेक्ट पर्सन। मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस ब्रेकर के साथ फ्यूड एंड करे, जीते, एंड उसके बाद रोमन के अगेंस्ट है समरस्लैम में। फिलहाल प्लान्स बनाए जा रहे हैं इनके लिए। इस वाले वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।